उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए जाएंगे महाराष्ट्र। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व की ओर से जिम्मेदारी दी गई। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कांग्रेस पर लगाया आरोप, भ्रम फैलाकर चुनाव जीतना चाहती है कांग्रेस। बीजेपी ने सोच समझकर आशा नौटियाल को टिकट दिया। कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत ने विधायक होने पर निधि तक खर्च नहीं की। दर्जा राज्य मंत्री दिनेश आर्य ने केदारनाथ उपचुनाव को लेकर किया जीतने का दावा। उपचुनाव में बीजेपी रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करेगी। बीजेपी हरियाणा विधानसभा की तरफ से प्रचंड जीत दर्ज करेगी। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने उठाया नया मुद्दा। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, शैला रानी की बेटी ऐश्वर्या की उपेक्षा ठीक नहीं है। बीजेपी ने केदारनाथ सीट से आशा नौटियाल को दिया टिकट। बीजेपी विधायक ने कहा, पार्टी ने सोच समझकर टिकट बंटवारा किया। और जय बाबा केदार के जय घोष के साथ 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम के बंद हुए कपाट। मंदिर को भव्य रूप से फूलों से सजाया गया। 15,000 से अधिक श्रद्धालु कपाट बंद होने की साक्षी बने। शीतकाल में बाबा केदार की पूजा ओंकारेश्वर मंदिर में ऊखीमठ में होगी। किच्छा पुलिस ने किया नीरज हत्याकांड का खुलासा। आरोपी रिक्शा चालक चंदन चौधरी को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से मृतक का मोबाइल, एटीएम कार्ड, अन्य सामान बरामद। और दोस्त नदी में डूबकर लापता हुई नाबालिग किशोरी का शव डाक पत्थर बैराज से बरामद। 2 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ ने बरामद किया शव। एसडीआरएफ ने नाबालिग का शव पुलिस को सौंपा। सिहनीवाला में चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल चालक बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की। मुठभेड़ में बदमाश घायल। देसी तमंचा, जिंदा कारतूस, मोटरसाइकिल बरामद। बदमाश 10,000 का इनामी और गौकशी के अपराध में वांछित। हरिद्वार में 4 नवंबर को गंगा महोत्सव के 8वें संस्करण का आयोजन। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन चंडी घाट पर करेगा आयोजन। उत्सव का मुख्य उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण को बढ़ावा देना, स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता को बढ़ाना। और दीपावली पर बम पटाखों से घायलों से भरा दून अस्पताल। इमरजेंसी में आए 78 बर्न केस और 77 माइनर केस आए और एक की हालत क्रिटिकल। नमस्कार, आप देख रहे सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की खबरों के साथ। केदारनाथ धाम 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदार के कपाट जो है वो बंद हो गए हैं। जय बाबा केदार के जय घोष के साथ कपाट बंद हुए। श्री केदारनाथ मंदिर को भव्य रूप से फूलों से सजाया गया। अभूतपूर्व रही केदारनाथ धाम की यात्रा और बीकेटीसी अध्यक्ष ने ये बातें कही। और आपको ये भी बताते चले कि 15,000 से अधिक श्रद्धालु कपाट बंद होने के साक्षी बने। सुबह 5 बजे से ही कपाट बंद करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई है और पुजारीगरों ने स्वयंभू शिवलिंग की समाधि पूजा की है। शीतकाल में बाबा केदार की पूजा ओंकारेश्वर मंदिर में होगी। तो देखिए, विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट जो है आज भैया दूज के पावन पर्व पर सुबह 8:30 पर शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। ओम नमः शिवाय और जय बाबा केदार के जय घोष और भारतीय सेना के बैंड की भक्तिमय धुनों के बीच वैदिक विधि विधान और धार्मिक परंपराओं के साथ कपाट बंद कर दिए गए। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय समेत 15,000 से अधिक श्रद्धालु कपाट बंद होने के साक्षी बने। कपाट बंद होने के अवसर पर मंदिर को दीपावली के दिन से ही भव्य रूप से फूलों से सजाया गया था। आपको ये भी जानकारी देते चले कि सुबह 5 बजे से ही कपाट बंद करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई थी और बीकेटीसी के आचार्य, वेद पाठियों, पुजारीगरों ने भगवान केदारनाथ के स्वयंभू शिवलिंग की समाधि पूजा की है और स्वयंभू शिवलिंग को भस्म, स्थानीय पुष्प और बेलपत्र आदि से समाधि रूप दिया गया। सुबह 8:30 बजे बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली को मंदिर से बाहर लाया गया। इसके बाद श्री केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। कपाट बंद होने के साथ ही बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली ने अपने पहले पड़ाव रामपुर के लिए प्रस्थान किया। हजारों श्रद्धालु बाबा की पंचमुखी डोली के साथ पैदल ही रवाना हुए। आपको ये भी बताते चले कि श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह भंडारे आयोजित किए गए थे और आज केदारनाथ में मौसम जो है
है वो साफ रहा। आसपास बर्फ होने से सर्द बयारें भी चलती रहीं, लेकिन श्रद्धालुओं में भारी उत्साह रहा। कपाट बंद होने के अवसर पर बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि इस यात्रा काल में रिकॉर्ड 16.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री जो है वो धाम पहुंचे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से आज भव्य और दिव्य केदारपुरी का पूर्ण निर्माण हो रहा है। और आपको ये भी बताते चले कि मुख्यमंत्री धामी के मार्गदर्शन में केदारनाथ धाम यात्रा का सफल संचालन हुआ है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि सफल यात्रा संचालन के लिए बीकेटीसी के कार्मिकों, पुलिस प्रशासन, यात्रा व्यवस्था से जुड़े कई विभागों जैसे कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी के आभार जताया। और बीकेटीसी मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि बाबा केदार की पंचमुखी डोली आज 4 नवंबर को रामपुरी रात्रि प्रवास करेगी और 4 नवंबर को श्री विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी में रात्रि प्रवास कर 5 नवंबर को शीतकालीन गद्दी स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ पहुंचेगी, जहां शीतकाल में बाबा केदार की पूजा ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में हो जाएगी। आज कपाट बंद होने के अवसर पर बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय के अलावा स्वामी सबिदानंद महाराज, रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार, पुलिस अधीक्षक अजय प्रहलाद कोंडे समेत कई लोग मौजूद रहे। आपको ये भी जानकारी देते चले कि इस यात्रा वर्ष की उत्तराखंड चारधाम यात्रा समापन की ओर है। धामों में मौसम जो है वो सर्द हो गया है। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट जो है इस यात्रा वर्ष 17 नवंबर को बंद हो रहे हैं। वहीं श्री गंगोत्री धाम के कपाट बीते शनिवार को 2 नवंबर को बंद हो जाएंगे। श्री यमुनोत्री धाम के जो कपाट है आज दोपहर बंद हो जाएंगे, जबकि पवित्र गुरुद्वारा हेमकुट साहिब और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट बीते 10 अक्टूबर को बंद होंगे। और द्वितीय केदार महारेश्वर जी के कपाट जो है 20 नवंबर को बंद हो रहे हैं और तृतीय केदार तुंगनाथ के कपाट जो है वो 4 नवंबर को बंद हो रहे हैं, जबकि चतुर्थ केदार रुद्रनाथ के कपाट जो है वो 17 अक्टूबर को बंद हो जाएंगे। हिमालय की दिव्य उपत्यकाओं में उपस्थित भगवान श्री केदारनाथ जी का दिव्य मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग, आज भैया दूज के दिन भगवान श्री केदारनाथ जी के श्री कपाट बंद कर दिए गए और प्रातः काल में भगवान का जो है महाभिषेक कर, भगवान का श्रृंगार कर, महाभोग लगा करके भगवान को समाधि पूजन करके समाधि में भगवान शिव इस जगत के कल्याण के लिए, इस जगत के शिव भक्तों के कल्याण के लिए भगवान शिव इस हिमालय की दिव्य श्रृंखला में तब में विराजमान। आज से इस दिव्य स्थान पर देव पूजा प्रारंभ हो गई। हिमालय की दिव्य परंपरा है, 6 माह तक नर पूजा है, 6 माह तक यहाँ पर मानव उनके द्वारा भगवान का दर्शन, अर्चन, पूजन, उनकी उपासना, उनके लिए जप तप किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जल्द ही पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए महाराष्ट्र जाएंगे, जहां देहरादून के यमुना कॉलोनी के शासकीय आवास से कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया है कि वो 3 दिन बाद महाराष्ट्र जाकर बतौर स्टार प्रचारक पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे। उन्होंने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व की ओर से ये जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने ये भी बताया कि इससे पहले 40 दिनों तक उन्होंने जम्मू कश्मीर में भी पार्टी का प्रचार प्रसार किया था। तो देखिए, देहरादून से ये चुनावी प्रचार के लिए महाराष्ट्र जाएंगे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और महाराष्ट्र में स्टार प्रचारक पार्टी की प्रचार प्रसार करेंगे, जहां केंद्र नेतृत्व की ओर से जिम्मेदारी दी गई है, उन्होंने कहा। और 40 दिनों तक जम्मू कश्मीर में पार्टी का प्रचार प्रसार भी उन्होंने किया था। तो देखिए, स्टार प्रचारकों की सूची जो है वो जारी कर दी गई है, जिसमें डॉक्टर धन सिंह रावत जो है उनका भी नाम शामिल है। अब वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर वहां पर वो जाएंगे और स्टार प्रचारक के रूप में पार्टी के लिए वहां पर प्रचार प्रसार करेंगे। और उन्होंने ये बातें कही हैं कि वो केंद्र नेतृत्व की ओर से उनको जिम्मेदारी दी गई है और इस जिम्मेदारी को वो अच्छी तरीके से निभाएंगे। और इससे पहले जब जम्मू कश्मीर के चुनाव हुए थे, जब विधानसभा चुनाव, 40 दिनों तक वहां पर भी उन्होंने पार्टी के लिए प्रचार प्रसार किया था। कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुझे महाराष्ट्र के चुनाव में भेजा गया है और मैं 2-3 दिन बाद जो है महाराष्ट्र के चुनाव में जाने वाला हूँ। अभी मैं जम्मू कश्मीर के चुनाव में था। तो केंद्रीय नेतृत्व जो है हर कार्यकर्ता को कहीं ना कहीं चुनाव में लगाते हैं
और केदारनाथ में मेरा 2 दिन का जो है, मैं खुद वहाँ पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारक के रूप में 2-3 दिन जो है प्रचार करने जाऊंगा, क्योंकि 40 दिन मैं जम्मू कश्मीर के चुनाव में था, अभी महाराष्ट्र के चुनाव में जाना है। तो नेचुरली जिन जिन लोगों की ड्यूटी बाहर लगी है उनका जो है उपयोग 2 या 3 दिन पार्टी की तरफ से किया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ उपचुनाव में अपनी जीत दर्ज करने को लेकर कांग्रेस क्षेत्र के हर मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा रही है और इसी क्रम में कांग्रेस ने एक नए मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया है। आपको ये बताते चले कि केदारनाथ सीट से टिकट बंटवारे पर बीजेपी ने दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या को टिकट ना देकर बीजेपी प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष आशा नौटियाल को दिया है, जिसको अब कांग्रेस जो है वो मुद्दा बना रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत को टिकट ना देकर उनका अपमान किया गया है और क्योंकि शैला रानी रावत ने पूर्व में बतौर कांग्रेस विधायक के तौर पर केदार घाटी में विकास कार्य किए हैं, इसलिए उनकी बेटी की उपेक्षा ठीक नहीं है। और बीजेपी से धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने इसे सिरे से नकार दिया है और कहा है कि पार्टी ने सोच समझकर टिकट का बंटवारा किया है और आशा नौटियाल एक जुझारू महिला हैं और पार्टी की जीत को अवश्य वो सुनिश्चित करेंगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी हर उस व्यक्ति का मुद्दा उठाती है जो सरकार द्वारा शोषित हो, पीड़ित हो। भारतीय जनता पार्टी की जनविरोधी नीति की छाया में इस बार शैला रानी जी की बेटी आई हैं। भाजपा का एक ट्रेंड रहा है कि वो जो भी दिवंगत विधायक हैं उनके आश्रितों को टिकट देती रही है। केदारनाथ में भाजपा ने ये परंपरा तोड़ी है और शैला रानी जी कांग्रेस में भी विधायक रही हैं और जब वो कांग्रेस में थी उसी दौर में केदारनाथ क्षेत्र में विकास के काम बड़ी मात्रा में हुए हैं। तो जनता निश्चित तौर पर कांग्रेस के दौर को याद करती है। ये वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। शैला रानी रावत जी समय से पहले हमारे बीच से चली गई, इसका कष्ट हम सबको है। उनके परिवार के साथ हमारी सब संवेदना भी है, हमारा अपना परिवार है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हमारी विधायक थी वो। और जहाँ तक ऐश्वर्या राय जी का सवाल है तो निश्चित तौर पर भविष्य में उनके परिवार की जो पॉलिटिकल लेगेसी है वो ऐश्वर्या हाथ में लेने वाली है, तो पार्टी उनके बारे में निश्चित तौर पर समय पर विचार करेगी। और आज वो पूरी तरह उन्होंने एक बहुत अच्छा जो मुझे उनका कदम रहा कि वो बाकायदा इस समय प्रत्याशी के साथ खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाकर चुनाव प्रचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के बीच भ्रम फैलाकर चुनाव जीतना चाहती है। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए पार्टी ने काफी सोच समझकर पूर्व विधायक आशा नौटियाल को टिकट दिया है। आशा नौटियाल जन जन की नेता है। केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्य और सत्ताधारी पार्टी के साथ रहकर क्षेत्र के विकास के बारे में जनता सोचती हैं और जानती हैं। जनता को पता है कि सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में रहकर क्षेत्र का अधिक विकास हो सकता है। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व विधायक मनोज रावत पर आरोप लगाया कि उन्होंने पूर्व में विधायक रहते हुए विधायक निधि तक नहीं खर्च की है। देखिए संगठन के फैसले होते हैं। हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने बहुत सोच समझ के फैसला लिया होगा, इस पर मेरा टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने, जैसे आपको बताया, कांग्रेस हमको विकास पे नहीं घेर सकती। कांग्रेस हम पे विकास से बात नहीं करती। केदारनाथ धाम के जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने कायाकल्प करी उसके ऊपर बात नहीं कर सकती, क्योंकि कांग्रेस हर चुनाव सिर्फ लोगों के बीच में भ्रम फैला के, लोगों को भड़का के, बहका के चुनाव लड़ना जानती है। हरियाणा में आपने देखा किस तरीके से पहले किसानों के कंधों पे बंदूक रख के, खिलाड़ियों के कंधों पे बंदूक रख के हरियाणा चुनाव जीतने की कोशिश करी, लेकिन वहां की जनता ने क्या फैसला दिया? वहां की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व को और वहां के हमारे जो सीएम हैं उनके नेतृत्व को सराहा सैनी जी को।
तो चलिए अब खबरों में बात कर लेते हैं हल्द्वानी की। हल्द्वानी क्षेत्र के वरिष्ठ बीजेपी नेता और दर्जा राज्य मंत्री दिनेश आर्य ने केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव एक बार फिर से जीतने का दावा किया। उन्होंने कहा कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भी बीजेपी हरियाणा विधानसभा की तरह प्रचंड जीत जो है वो दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में केदारनाथ के पुनर्निर्माण में लगातार तेजी आई है। पूरे देश में केदारनाथ धार्मिक पर्यटन के रूप में एक अलग पहचान बना चुका है। केदारनाथ की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोक कल्याणकारी नीतियों और विकास कार्यों और जनता के विश्वास पर मुहर लगाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में पूरी तैयारियों के साथ जुटी हुई है। हर कार्यकर्ता केदारनाथ चुनाव में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि जल्द ही वो भी केदारनाथ का दौरा कर चुनाव का प्रचार करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी संगठन ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए बीजेपी की पूर्व विधायक और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल को प्रत्याशी बनाया है, जो प्रदेश की हर महिला के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि आशा नौटियाल केदारनाथ की हर परिस्थितियों से वाकिफ है, यानी कि वो हर परिस्थितियों को जानती हैं, जिसका फायदा उन्हें चुनाव में मिलेगा। उन्होंने दावा किया इस उपचुनाव में बीजेपी रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करेगी। केदारनाथ में जब से उपचुनाव दुर्भाग्य से शैला रानी रावत जी का देहांत हुआ, उसके बाद से कार्यकर्ताओं में वहाँ पे निराशा थी कि अपना विधायक नहीं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें कार्यकर्ताओं से कहा था कि ये क्षेत्र भले ही माननीय विधायक जी नहीं है, ये क्षेत्र मेरा अपना क्षेत्र है और इस क्षेत्र का मैं विधायक हूँ। और लगातार उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके बाद लगातार उस क्षेत्र के काम किए हैं। खबर देहरादून से है, जहां चौकी झाझरा ने सिटी कंट्रोल को बताया कि सिहनीवाला में चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल चालक बदमाश पुलिस पर फायरिंग कर सहसपुर की तरफ भागा है। सभी चेक पोस्ट आउटपोस्ट को चेकिंग के लिए अलर्ट किया गया है। जनपद की सीमाएं सील कर दी गई हैं। शहर में सभी चेक पोस्टों पर नाकाबंदी कर दी गई है। शेरपुर निर्माणाधीन हाईवे के पास बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। सहसपुर प्रेमनगर और पुलिस और बदमाशों के बीच हुई फायरिंग के बाद मौके पर घेराबंदी कर दी गई। मुठभेड़ में बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश को पुलिस तुरंत उपचार के लिए प्राथमिक चिकित्सालय सहसपुर लाई। घायल बदमाश के कब्जे से 315 बोर देसी तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा, राउंड और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। घायल बदमाश यूसुफ हरिद्वार का रहने वाला है और थाना प्रेमनगर का 10,000 का इनामी बदमाश है, जो कि गौकशी के अपराध में वांछित है, जिसके विरुद्ध थाना प्रेमनगर पर उत्तराखंड गौवंश संरक्षण अधिनियम पंजीकृत है। और पुलिस के अनुसार बदमाश के अन्य अपराधों के बारे में भी जानकारी ली जा रही है। आपको ये भी बताते चले कि बदमाश लंबे समय से गौकशी के अपराधों में लिप्त रहा है। सूचना पर एसएसपी अजय सिंह भी मौके पर पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी दी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे थे उधम सिंह नगर की, जहां उधम सिंह नगर जिले की किच्छा कोतवाली पुलिस ने सिडकुल की बजाज कंपनी के कर्मचारी नीरज पंत की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए आरोपी चंदन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मृतक का लूटा हुआ मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड सहित अन्य सामान भी बरामद कर लिया है। हल्द्वानी निवासी नीरज पंत पंतनगर सिडकुल स्थित बजाज मोटर्स में काम करता था। बीते 28 अक्टूबर को नीरज हल्द्वानी से कंपनी जाने के लिए रवाना हुआ था, लेकिन वो कंपनी नहीं पहुंचा। दीपावली के दिन गुरुवार को उसकी लाश किच्छा कोतवाली क्षेत्र के नारायणपुर के पास मिली थी। मृतक के शरीर पर चोट के निशान थे। नीरज की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने सीसीटीवी का सहारा लिया और हत्या आरोपी खेड़ा वार्ड 19 रुद्रपुर निवासी ई रिक्शा चालक चंदन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। जिले के एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी चंदन ऑटो चालक ने ही नीरज के सिर पर डंडा मारकर हत्या लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी को न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। लगभग 11 बजे किच्छा थाने में सूचना प्राप्त हुई कि किच्छा थाना क्षेत्र में एक डेड बॉडी सड़क के किनारे गड्ढे में पड़ी हुई है। मौके पर पुलिस पहुंची और उस डेड बॉडी को गड्ढे से बाहर निकाला। उसके फोटोग्राफ्स के मिलान के द्वारा और थानों में प्राप्त सूचना के द्वारा ये पता चला कि ये लड़का नीरज पंत हल्द्वानी का रहने वाला है और सिडकुल के बजाज फैक्ट्री में काम करता है और ये 28 तारीख से ये लड़का अपने घर नहीं पहुंचा।
तो वहीं कालसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत टॉन्स नदी में डूबकर लापता हुई 14 वर्षीय नाबालिग किशोरी का शव जो है एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद डाक पत्थर बैराज से बरामद किया है। रेस्क्यू टीम ने कई घंटे घटनास्थल से लेकर डाक पत्थर बैराज तक मोटर बोट और गोताखोरों की मदद से लापता हुई लड़की की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया। आपको ये भी बताते चले कि घटना कल उस समय घटित हुई जब नाबालिग किशोरी अपने 6 साथियों के साथ शस्त्रधारा मंदिर दर्शन करने के लिए जा रही थी, जिसमें 14 वर्षीय नेहा शाही टॉन्स नदी पार करते समय पैर फिसलने से नदी के पानी में डूबकर लापता हो गई थी, जिसकी तलाश में स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने लगातार प्रयास किए। 2 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ ने नाबालिग का शव बरामद कर पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है। की घटना है लगभग 2 बजे की और ये कालसी थाना क्षेत्र का मामला है, जिसमें हम कल से सर्चिंग कर रहे थे और इसकी सर्चिंग हम आज भी सुबह से ही अभी तक कंटिन्यू जारी थी, जिसकी सफलता हमें अभी मिली है। और इसकी पहचान लड़की की नेहा के नाम से हुई है और अभी हम इनको जिला पुलिस के सुपुर्द कर रहे हैं। इसमें हमें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। यहाँ से एक ही गेट है, उससे फिर काफ़ी आगे तक इमरजेंसी में थोड़ी दिक्कत आती है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने ऑल वेदर रोड परियोजनाओं को लेकर कहा कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती हरीश रावत सरकार के कार्यकाल के दौरान इस परियोजनाओं की शुरुआत की गई थी। वर्तमान धामी सरकार इसे आगे बढ़ा रही है। आगे कहा कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के पहले विकास कार्यों को देखते हुए जनता कांग्रेस प्रत्याशी को जीत दिलाकर विधानसभा में भेजेगी। इस मामले में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजपुर रोड विधानसभा के विधायक खजान दास ने कहा कि कांग्रेस केवल आरोप लगाना जानती है। ऑल वेदर रोड परियोजनाओं के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि केदारनाथ विधानसभा की जनता प्रदेश और केंद्र सरकार के विकास कार्यों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जीत दिलाएगी। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी में बूथ लेवल से लेकर वरिष्ठ नेताओं की सभी तैयारियां जो है वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो है वो जारी हो गई है और सभी नेता केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पहले से ही है। हम लोगों ने बूथ लेवल से लेकर के मंडल स्तर और शक्ति केंद्रों पे जिस तरह से पहले ही बैठक कर चुके हैं और अब हमारी जो स्टार प्रचारक की सूची जो जारी हुई है उसके निमित्त 10 तारीख से सभी लोग जाएंगे, अपने अपने दायित्वों को निर्वहन करेंगे और अलग अलग मंडलों में अलग अलग सभाएं करेंगे और मुझे लगता है कि इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ जीतेगी। जिस तरह से केदारनाथ में जो काम हुआ है, मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से वहां पर घोषणाओं के तहत ही घोषणा ही नहीं की बल्कि जमीन में काम को उतारा है। शासनादेश जो जारी हुए हैं, काम शुरू हुए हैं और माननीय मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट केदारनाथ का रहा है। केदारनाथ देवभूमि है और केदारनाथ की धरती से जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये दशक उत्तराखंड का होगा और केदारनाथ के लिए जितना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है उसके लिए आभार भी व्यक्त करते हैं और इसके निमित्त केदारनाथ के वासी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा उत्सव का आयोजन 4 नवंबर को हरिद्वार के चंडी घाट पर करने जा रहा है। आपको ये भी बताते चले कि एनएमसीजी हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन गंगा नदी के राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में करता है। आखिर कैसे रहेगा गंगा महोत्सव का स्वरूप, इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्सव का मुख्य उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण को बढ़ावा देना, इसकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्ता को उजागर करना और स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है। यह कार्यक्रम का 8वां संस्करण होगा और पहली बार यह गंगा नदी के किनारे मनाया जाएगा। यह आयोजन गंगा बेसिन वाले राज्यों के 139 जिलों के जिला गंगा समितियों के स्तर पर मनाया जाएगा।
इसके अलावा हर राज्य में एक मुख्य कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। इस साल गंगा उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसका नेतृत्व केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल करेंगे। उत्सव के उद्घाटन समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी और जल शक्ति मंत्रालय की सचिव देवश्री मुखर्जी खास रूप से शामिल हैं। यह आयोजन BSF के सहयोग से आयोजित होने वाले आगामी गंगा महिला राफ्टिंग अभियान के फ्लैग ऑफ समारोह का भी हिस्सा होगा। 50 दिनों तक चलने वाला यह अभियान गंगा नदी के किनारे 9 प्रमुख शहरों और कस्बों से होकर गुजरते हुए गंगा सागर पर खत्म होगा। आगामी 4 नवंबर को हरिद्वार में मां गंगा के तट पे चंडी घाट पर बृहद स्तर पे गंगा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन भारत सरकार की जल शक्ति मंत्रालय, नमामि गंगे, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की ओर से किया जा रहा है और इसका मकसद होता है कि सभी देशवासियों में, जो देश के नागरिक हैं, उनमें मां गंगा जी की स्वच्छता के प्रति जन जागरण, जन जागरूकता का माहौल बनाना, ताकि मां गंगा जी स्वच्छ, निर्मल और अविरल बहती रहे। ये जल शक्ति मंत्रालय का 8वां गंगा महोत्सव है, जो इस समय उत्तराखंड के हरिद्वार में मां गंगा जी के तट पे मनाया जा रहा है। इसमें भारत सरकार के जो जल शक्ति मंत्रालय के माननीय मंत्रीगण होंगे, अधिकारीगण होंगे और उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी सांसद इसमें हिस्सा लेंगे। यह ऐतिहासिक अभियान गंगा बेसिन के 5 प्रमुख राज्यों के कई जिलों में आयोजित की जाने वाली कई गतिविधियों के साथ संयोग करेगा। नदी उत्सव के रूप में एक मॉडल प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अंतर्गत रिवर सिटी अलायंस के तत्वावधान में कई शहर भाग लेंगे। उत्सव के दौरान गंगा संवाद का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्य हस्तियों, धार्मिक आध्यात्मिक गुरुओं के बीच विचार विमर्श होगा। साथ ही एक तकनीकी सत्र भी आयोजित किया जाएगा जिसमें विशेषज्ञ जल प्रबंधन और नदी कायाकल्प से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस महोत्सव में घाट पर हाट नामक एक कार्यक्रम भी शामिल होगा। साथ ही स्थानीय विभागों के स्टॉलों के माध्यम से नमामि गंगे की पहल के कई पहलुओं को प्रदर्शित किया जाएगा। बच्चों को नदी संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए कई गतिविधियां जैसे प्रश्नोत्तरी, फिल्म प्रदर्शन, जादू शो, कठपुतली शो और चित्रकला प्रतियोगिताएं, नुक्कड़ नाटक आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा एक विशेष सत्र में नदियों की सांस्कृतिक यात्रा और उनसे जुड़ी कहानियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बृहद स्तर पे अलग अलग चरणबद्ध तरीके से अलग अलग आयोजन किए जाएंगे, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, कुछ गंगा जी के ऊपर कुछ लिटरेचर का प्रोग्राम होगा, कुछ भाषण प्रतियोगिता होगी, कुछ दूसरे और प्रोग्राम होंगे। और हम सब लोगों का एक प्रयास है कि माँ गंगा जी जिस तरह से स्वर्ग से जब पृथ्वी पे इस धरा पे अवतरित हुई थी, तो जिन दिव्य गुणों के साथ, जिस अविरलता के साथ और जिस दिव्यता और भव्यता के साथ वो उत्तराखंड के माँ गंगा जी के गंगोत्री से, गोमुख से अवतरित होकर हरिद्वार तक बहती है, उसी तरह से पूरे संपूर्ण देश में अपनी जो 2525 किलोमीटर की यात्रा है उसको पूर्ण करे। और हम सभी देशवासियों से अपील करते हैं कि माँ गंगा जी की स्वच्छता। मुझे टैग करना। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।